Good morning, dear students. I am your computer teacher Ishfaq sir. आज हम क्लास 7 की रिमेनिंग सिलेबस जो हमारे पास एक चैप्टर रहा था, उस चैप्टर का नाम है इंटरनेट सर्विसेज। आज हम इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेट सर्विसेज, जैसे कि आप जानते हो कि इंटरनेट हमारे आज के ज़माने में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिर्फ हम कंप्यूटर को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेट आल्सो प्रोवाइड्स अस सम एडवांस्ड फीचर्स सच एज सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ऑल दीज टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग इज समथिंग that helps us to connect with the people from all over the world। हम दुनिया में किसी भी अगर कोने में, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो ड्यू टू सोशल मीडिया। लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर में नेटवर्क को हम बोलते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, उसको बोलते हैं नेटवर्क। इसी तरह इंटरनेट यानी सोशल नेटवर्किंग, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लाउड वंस के साथ दुनिया भर में कनेक्ट हो जाएंगे तो उस चीज को बोलते हैं हम सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम आजकल बहुत सारे काम करते हैं। जैसे क्या करते हैं? हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पोस्टर्स, अपने वीडियोस, अपने पिक्चर्स, अपनी फाइल्स को करते हैं शेयर, अपनी फाइल्स को करते हैं शेयर। दिस ऑल इज पॉसिबल ड्यू टू द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। आप सबको इन सोशल मीडिया साइट्स के बारे में पता होगा। उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है फेसबुक को जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उसने इस फेसबुक को कब बनाया है? 4 फेब 2004 में, 4 फरवरी 2004 में फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है। इस फेसबुक पे हम क्या करते हैं? फेसबुक में हम अपने यूजर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं कनेक्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी एक्सपीरियंस कर सकते हैं शेयर दुनिया भर के। या आपने देखा होगा फेसबुक पे आजकल बहुत सारे लोग ने ग्रुप्स बनाए होते हैं जिससे हम अपडेट रहते हैं, जिससे हमारे पास डे टू डे इंफॉर्मेशन होती है। दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है हमें इन फेसबुक, इन सोशल नेटवर्किंग साइट से पता चलता है। इसी तरह जब ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो वो फेसबुक है। फेसबुक में करीबन 2.6 मिलियन लोग के अकाउंट्स है जो फेसबुक पे प्रेजेंटली, जिनके अकाउंट्स फेसबुक पे है। फेसबुक पे आप क्या कर सकते हो? यू कैन इवन रिस्ट्रिक्ट सम पीपल। लेकिन फेसबुक में जब भी आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है तो आपने देखा होगा, आप जब भी फेसबुक के सेटिंग्स में जाते हो वहां पे आप अपने चीज को सिर्फ अपने फ्रेंड्स तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उसको बोल सकते हैं किसी भी पोस्ट को, किसी भी न्यूज को आप प्राइवेट रख सकते हो। आप वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो तो उस चीज को हम करोगे प्राइवेट। दैट मीन्स प्राइवेट में सिर्फ आपके जो फेसबुक फ्रेंड होंगे वो इस वाले मैसेज को देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई चीज पोस्ट करना चाहते हो उसको आप पब्लिक भी कर सकते हो। पब्लिक करने के बाद उसको जिसने भी फेसबुक पे अकाउंट किया होगा ओपन, वो भी इस अकाउंट को देख सकता है, आपके पोस्ट को देख सकता है, आपकी न्यूज को देख सकता है। तो ये फायदा हमें मिलता है सोशल नेटवर्किंग साइट से। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा फेसबुक पे हमें सबसे पहले अकाउंट करना होता है क्रिएटिंग अकाउंट ऑन फेसबुक। जो ही आप फेसबुक पे लॉग इन करोगे, आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे एक एप्लीकेशन करोगे इंस्टॉल जिसका नाम है फेसबुक। वहां पे आपको बोला जाता है क्रिएट एन अकाउंट। हमें एक अकाउंट को करना पड़ता है क्रिएट अकाउंट। लेकिन इस क्रिएट अकाउंट में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले हमें देना होता है अपना नाम, जिसमें हमें लिखा होता है फर्स्ट नेम और सरनेम। सरनेम का मतलब हुआ आपकी कास्ट, आपकी
कास्ट, फर्स्ट नेम जो आपका नाम होगा आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको पूछा जाता है वहां से, फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। आप छोटे बच्चे हो भी, मे भी आप में से किसी के पास आपका अपना नंबर होगा, या अगर अपना नंबर नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होगा। आप अपनी पेरेंट्स से परमिशन लेके वो नंबर अपने फेसबुक पे डाल सकते हो, ताकि आप क्या करोगे, उस नंबर से एक एंश्योरिटी मिलती है आपको। अगर इन फ्यूचर आपको इस अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इस अकाउंट में अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, पासवर्ड से क्या होती है, सिक्योरिटी मिलती है हमें, ताकि हमारे इस अकाउंट को कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम रखते हैं अपने सिस्टम पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे रखते हैं पासवर्ड रखने के बाद आप लोगों को पूछा जाता है आपकी डीओबी क्या होगी। आपको अपनी डीओबी एंटर करनी होती है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। तो आप इन चीजों पे क्लिक करने के बाद साइन अप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पे या अपने स्मार्टफोन पे, अपने कंप्यूटर पे फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास और एक फैसिलिटी आई है जिसको हम ट्विटर बोलते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अपने अकाउंट ट्विटर पे भी करते हैं क्रिएट। ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब हम It was released by an American company, Odessa. It was designed for the शेयरिंग शॉर्ट अपडेट्स एंड मैसेजेस। जब हम शॉर्ट अपडेट करते हैं, छोटी छोटी अपडेट्स देते हैं, अभी मैं प्रेजेंटली दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट ने कौन सी बिल पास की है, हमारे पार्लियामेंट में अगले आने वाले सेशन में क्या होगा, जब हम इन छोटे छोटे मैसेजेस को या अपडेट्स को अपने अकाउंट पे करते हैं शेयर, तो वो हम कर सकते हैं ट्विटर अकाउंट पे। इट इज कॉल्ड ट्वीट। जब हम ये छोटी छोटी चीजें करते हैं तो उसको हम ट्वीट बोलते हैं। लेकिन किसी भी, मैंने जैसे पहले भी बोला, आपको अपना अकाउंट अगर फेसबुक पे यूज करना होगा तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसी तरह अगर आपको और एक सोशल मीडिया की साइट करनी होगी, इस्तेमाल करना होगा और एक सोशल मीडिया साइट का, उसको हम बोलते हैं ट्विटर। तो आपको ट्विटर पे भी अपना अकाउंट करना पड़ता है क्रिएट। ट्विटर पे भी आपको इसी तरह अपना नाम देना है, अपना सरनेम देना है, उसके बाद आपको यूजर नेम या वहां से आपको फोन नंबर भी पूछा जाता है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड रखना होगा और इसके बाद ट्विटर में आपको डिस्क्राइब करना होता है अपने आप को आप डिस्क्राइब क्यों करते हो? आप बोलते हो मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूं, ताकि आपके इस अकाउंट के साथ वो इंफॉर्मेशन रहेगी लिंक। उसके बाद हमारे पास और एक चीज आता है जिसको बोला जाता है कोरा। कोरा क्या होता है? कोरा होता है एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट होती है। क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। क्वेश्चन आंसर वेबसाइट होती है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस पूछते हो, आप अपने क्वेश्चंस डालते हो, तो वहां पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। इसीलिए हम कोरा को बोलते हैं क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। कोरा को फाउंड किया गया है बाय एडम डी फ्रेंचलेव एंड चार्लो चाल्वेस इन जून 2009। लेकिन उसके बाद जून 21 2010 से कोरा का इस्तेमाल किया गया है। कोरा एक वेबसाइट का नाम है जिस वेबसाइट पे आपने करीब देखे होंगे, इस वेबसाइट पे कम से कम 4 लाख क्वेश्चन का आंसर है। इस कोरा को यूज करने वाले तकरीबन इंडिया में 15 मिलियन लोग हैं और अमेरिका में तकरीबन इस कोरा को यूज करने वाले जो लोग हैं वो है
करीबन करीबन 40 मिलियन लोग। इस कोरा में आप क्या कर सकते हो? कोरा में आप अपना एक क्वेश्चन डाल सकते हो, वहां पे आपको जो कोरा के साथ रिलेटेड मेंबर्स होंगे, जिन्होंने कोरा पे अपने अकाउंट को किया होगा क्रिएट, वो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं। लेकिन कोरा में आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलता है। लेकिन कोरा पे आप कुछ चीजें नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। कोरा पे आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट, आप किसी से गुस्सा नहीं कर सकते हो। ये तो अपनी अपनी व्यू होती है। लेकिन कोरा एक हाईली ये क्या है, हाईली एक कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, जहां पे आपके क्वेश्चंस को लाइक माइंडेड लोगों के हिसाब से आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोरा। तो आपको बच्चों अब पता चला, जो कोरा है ये कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये एक क्वेश्चन आंसर बेस्ड वेबसाइट है, जिसपे हम अपने क्वेश्चंस डालते हैं। तो वहां पे ये हमें हाईली quality answers written in different users who can share their common interest। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कोरा पे। तो इन शॉर्ट कोरा को हम बोल सकते हैं कि ये होती है हमारे पास क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, जिसपे हम अपने क्वेश्चंस डालते हैं। लेकिन कोरा आपको कभी भी फ्रेजल क्वेश्चंस, आप फ्रेजेस में क्वेश्चंस नहीं ये पूछ सकते हो। जैसे आप उर्दू में कोई किसी चीज को तशबीह देते, यहां पे क्वेश्चन आपका होना चाहिए क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए। आप कोरा पे आप कोरा पे अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोरा पे अपना अकाउंट करना होगा क्रिएट, आप अपने एक इंटरनेट कनेक्शन पे, वहां पे ब्राउजर पे जाके आप www.quora.com पे सर्च करोगे, वहां पर आप अपने अकाउंट खोल सकते हो कोरा में। इसके बाद हमारे पास और एक सोशल मीडिया साइट आती है, जिसको बोलते हैं हम स्काइप। स्काइप भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसपे हम अपने प्यारों के साथ, अपने अजीजों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उनसे फेस टू फेस वॉइस कॉल कर सकते हैं। यू कैन यूज एन ऑर्गेनाइज ऑफिस टू मीट। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप कोई ऑफिस बना सकते हो, वहां पर आप शाम को मीट भी कर सकते हो। कोरा में या स्काइप में कम से कम एक साथ आप अपने 10 लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो। लेकिन स्काइप पे बात करने से पहले आपको अपने किसी भी, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो आपके पास या आपको स्मार्टफोन होगा आपके पास, तो आपको उसमें स्काइप की ये क्या बोलते हैं उसको, स्काइप की वेब को इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्काइप की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्काइप पे भी अपने फ्रेंड्स और अपने डियर्स एंड नियर्स के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। उसके बाद जिस तरह आप व्हाट्सएप पे, या आजकल आपने देखा होगा इमो एक और एप्लीकेशन हो सकती है, जिसपे आप अपने अजीजों के साथ, अपने प्यारों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। इसी तरह आप स्काइप पे भी अपने अजीजों के साथ बात कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस इंटरनेट सर्विस में, उसको बोला जाता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ई बैंकिंग के साथ। ई बैंकिंग क्या होती है, हम ई बैंकिंग किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास कंप्यूटर्स रिमेनिंग सिलेबस को हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट ई बैंकिंग सर्विस होती है उसको बोलते हैं हम ई बैंकिंग।
इंटरनेट सर्विस होती है, उसको बोलते हैं हम ई बैंकिंग। टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने के साथ साथ आप लोगों को पता होगा, प्यारे बच्चों आपको पता होगा, आजकल हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिसको बोलते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट। हम एक बैंक से दूसरे बैंक को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस है ई बैंकिंग के। आपने देखा होगा जनरली इससे पहले जब हमें किसी अपने प्यारे को, अपने किसी कस्टमर को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी पेरेंट को, अपने किसी भाई को ये कैश ट्रांसफर करना होता है, कैश ट्रांसफर करना होता था, तो ई बैंकिंग से पहले हम उस बंदे को कैश देते थे चेक के जरिए। आपने देखा होगा बैंक्स में पहले जमाने में बहुत भीड़ होया करती थी। चेक को क्लियर करने में, चेक को पास करने में हमें 2 या 3 दिन लगते थे। तो इस तरह से हमारी ये जो ट्रांसफर, हमें एक दूसरे को जो पैसे लेने होते थे, ये टाइम कंज्यूमिंग होता था, इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आजकल आपको पता है हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा जो हमारा एटीएम है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो भी ऑनलाइन होता है। हम एटीएम में एक अपना कोड डालते हैं जिस पे लिखा होता है, जो डेबिट कार्ड होता है, जिससे हम अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट मीन्स वी हैव टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। तो जब हम डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन में, आप लोगों को आपका पिन पूछा जाता है सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये इंश्योर करे कि ये जो कार्ड होल्डर है क्या ये यही इस्तेमाल कर रहा है ये ट्रांजैक्शन करने के लिए या कोई और बंदा। लेकिन ई बैंकिंग के आजकल अगर आप देखोगे बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है? आप लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, ट्रांजैक्शन को कॉस्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पैसे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे पहुंचाना हमारे लेस कॉस्ट में पॉसिबल है। लेस चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, कस्टमर को विद इन नो टाइम या विद इन सेकेंड्स कस्टमर को पता चलता है कि मेरे अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गए या नहीं हो गए। उसके बावजूद आप देखोगे रिडक्शन इन फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें यहां पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन होगा, आपने उस स्मार्टफोन को अपने अकाउंट के साथ लिंक किया होगा, अपना अकाउंट उस स्मार्टफोन के साथ लिंक किया होगा, तो आप कस्टमर को वहां से अपने किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लॉसेस भी होते हैं। क्या होता है? कभी कभार आप उस इलाके में चले गए हो जहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप अगर कभी उस इलाके में गए, उस जियोग्राफिकल लोकेशन में गए हो जहां पे इंटरनेट के टावर्स, वहां पे एयरटेल वालों ने, बीएसएनएल वालों ने, जिनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, अभी तक टावर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो वहां पर हम ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है मोड्स ऑफ पेमेंट। आजकल आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हैं। उस ऑनलाइन शॉपिंग को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं पेमेंट करने के। लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के पास या आपके घर में अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनके पास होता है जेके बैंक का एक कार्ड जिसको बोलते हैं हम डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आपका नाम लिखा होता है, उसका डेट ऑफ एक्सपायरी होता है। और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे और एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं CVV। CVV मीन्स कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। कोड वेरिफिकेशन वैल्यू ये एक 3 डिजिट नंबर होता है जो आपके कार्ड के पीछे लगा होता है। जब तक आप
किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अपने इस कार्ड का CVV नंबर नहीं दोगे तो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगी। और जब आप एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, आपने अपने अकाउंट के साथ कोई भी मोबाइल नंबर क्या किया होगा, लिंक किया होगा। उस मोबाइल नंबर पे आपको आता है OTP। OTP स्टैंड्स फॉर, OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड एक 4 डिजिट कोड आता है आपके मोबाइल नंबर पे। ये इंश्योर करता है कि क्या आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या आप ही पैसे ट्रांसफर कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। जब तक आप ये OTP का कोड नहीं दोगे आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से, आपके स्मार्टफोन से कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद आपने देखा होगा आजकल हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आती है जिनसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग होती है। हमने अपने अकाउंट के साथ नेट बैंकिंग इस्तेमाल की होती है। नेट मीन्स इंटरनेट बैंकिंग। हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा हमारे पास ई वॉलेट होता है। जब हम कोई भी एप्लीकेशन, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल, चाहे एयरटेल पेमेंट, चाहे UPI पेमेंट करेंगे इस्तेमाल, तो हमारे पास वहां पे ऑप्शन आता है हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में पैसे रख सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से भी हम पैसों को एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो पहले जमाने में या आज से 10 साल पहले बैंक्स में बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी। क्या मुझे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने हैं, मुझे किसी को पैसे भेजने हैं, मैंने किसी से शॉपिंग की है। तो आज के जमाने में और एक चीज आपने देखा होगा, जब आप ई-कॉमर्स पे जाते हो, दैट मीन जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहां पे आपको एक ऑप्शन दी जाती है, उसको बोला जाता है COD कोड, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी। जब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स तभी जाके पे करते हैं जब हम उस प्रोडक्ट को पहले अपने हाथ में लेते हैं, उसको बोला जाता है कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया साइट्स पे आजकल और एक चीज बनी होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूज ग्रुप्स। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसको बोला जाता है न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप हमारे सोशल मीडिया, हमारे कंप्यूटर चलाने वाले लोग जो अवेयर होंगे कि हम कंप्यूटर कैसे करेंगे इस्तेमाल, हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस, अपने स्मार्टफोन्स का कैसे करेंगे इस्तेमाल। ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं, ग्रुप होता है लोगों का, जिस ग्रुप का कोई एडमिन होता है, जिस ग्रुप में 5, 10 या 15 लोग जुड़े होते हैं जो अपने एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपनी आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप में ऑलवेज वही लोग होते हैं जिनकी क्या होगी, कॉमन इंटरेस्ट होगी, कॉमन सोच होगी। जो एक ही सोच रखने वाले बंदे होंगे वही इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसमें हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी अपने एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर कर सकते हैं। लेकिन न्यूज ग्रुप में ये कंपलसरी होता है। आपने देखा होगा जब हम व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हैं, जब हम किसी और सोशल मीडिया साइट पे भी ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में हम किसी एक बंदे को क्या एडमिन रखते हैं, ग्रुप एडमिन रखते हैं। ग्रुप एडमिन का काम होता है एक ही ग्रुप में, जिसको बोलते हैं हम ग्रुप एडमिन।
ग्रुप एडमिन का काम क्या होता है? ग्रुप एडमिन का काम होता है जब उसको लगता है कि मुझे इस वाले टॉपिक पे अब फर्दर और बात नहीं करनी है, तो वो उस ग्रुप को, उस डिस्कशन को वहां पे ही क्लोज कर सकता है। यहां पर एक ही बंदे को अथॉरिटी होती है, एक ही बंदे को एक्सेस होता है कि वो ग्रुप को कब डिस्कशन के लिए ओपन रखे और वो कब डिस्कशन के लिए बंद करेगा। डिस्कशन अब नहीं हो सकता है तो उस चीज को बोलते हैं हम न्यूज ग्रुप्स। न्यूज ग्रुप्स। उसके बाद हमारे पास और एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आपने देखा होगा, आज जमाना इंटरनेट का है। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई, और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने के बाद क्या हुआ, ब्लॉग स्टैंड is a short form for web blogging, which refers to the website where the new information about the topic is updated regularly. एक व्लॉगर क्या करता है? एक व्लॉगर एक टॉपिक पे बात करता है, अपनी एक व्लॉगर साइट बनाता है, अपना एक पेज बनाता है। जब आप उस पेज को फॉलो करोगे तो वो व्लॉगर किसी कॉमन टॉपिक पे बात करने के बाद आपको रेगुलरली अपडेट दे रहा है व्लॉगिंग के मतलब। अमेरिका में ये टर्म कॉइन की गई है, नेम्ड जॉन बैगर इन 1997 में पहली बार यूज किया गया है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग जैसे आप अपने जिंदगी में आप अपनी एक डायरी बनाते हो, उस डायरी में आप अपनी जिंदगी की जर्नी लिखती हो। मैंने अपनी जिंदगी कैसे स्टार्ट की, मैंने जिंदगी में कौन कौन से मुश्किलात देखे, कौन कौन से फील्ड्स के थ्रू में गुजरा हूं। जिस तरह एक डायरी में आप वो सब रिकॉर्ड करते हो, इसी तरह एक व्लॉगर अपने उस रिकॉर्डिंग में, अपने इस व्लॉग में अपने मतलब सारी इंफॉर्मेशन देता है, अपनी मतलब सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी तरह इस चीज को हम, उसके बाद वो रेगुलरली अपडेट देता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। लेकिन ब्लॉगिंग इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग एंड मेंटेनिंग ए ब्लॉग। हम एक ब्लॉग को राइट करते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं, विच इंक्लूड्स, जैसे हम उसमें फोटोग्राफ्स डालते हैं, अदर मीडिया दैट आर सेल्फ पब्लिश्ड ऑनलाइन। रीडर्स ऑफ ब्लॉग कैन बी आल्सो कमिट, उनको हम बोलते हैं व्लॉगर्स, जो अपने इस पेज पे क्या करते हैं, अपने मतलब हर एक चीज, हर एक टॉपिक, कोई नई इंफॉर्मेशन की रेगुलरली हमें अपडेट्स देंगे। तो जो a vlogger is a person who owns a blog and keeps it updated by posting new posts and experiences. अब क्या फर्क होती है व्लॉग और एक वेबसाइट में? वेबसाइट में मैंने आपको पहले भी बोला था, वेबसाइट बनी होती है, वेबसाइट बनी होती है वेब पेजेस से, और कभी कभी इसमें हम पोस्ट्स भी डालते हैं। लेकिन अगर हम ब्लॉग की बात करेंगे, ब्लॉग में सिर्फ हम पोस्ट्स डालते हैं और अपनी एक्सपीरियंस डालते हैं, अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी, आपने आजकल देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉगर्स आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी काम को फेसबुक पे डालते हैं, एक पोस्ट डालते हैं अपना, आज मैं फलानी काम करने जा रहा हूं, आज मैं फलानी काम करने जा रहा हूं। लेकिन मेरी, आप एज ए टीचर, मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी व्लॉगर पे भरोसा नहीं करना चाहिए तब तक जब तक आप उसको प्रैक्टिकली क्या वेरीफाई नहीं करोगे। कोई भी व्लॉगर आपको कोई भी पोस्ट अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे डालकर आपको बोलेगा मेरी ये एक्सपीरियंस है, मैं ये चीज कर रहा हूं, वो व्लॉगर में भी किसी कंपनी से ट्रेन हुआ होगा, वो आपको कभी कभार दिखाएगा कुछ ऐसी चीजें
कि जिनको आप घर में करने की कोशिश करोगे तो उससे खुदा ना बचाए आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बोला, किसी भी व्लॉगर के पोस्ट को देखने के बाद आप उस पोस्ट को क्या करोगे, पहले वेरीफाई करोगे, उसके बाद आप उस व्लॉगर के उन पोस्ट्स को फॉलो करना स्टार्ट करोगे। तो उसी चीज पे हम आता है, हमारा ये आज का टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे। Assalamu alaikum dear students, welcome to Hussaini Public School. In our new class today we will discuss cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक वे होती है जिससे हम अपने डेटा को, अपने वर्क को या अपने फाइल्स को ऑनलाइन सेव करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा एंड द वर्क ऑनलाइन। इससे क्या होता है, अपने डेटा को अपने कंप्यूटर पे या अपने स्मार्टफोन पे सेव करने से आप लोगों को पता है कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे स्मार्टफोन में लिमिटेड मेमोरी होती है। इसके बावजूद क्लाउड कंप्यूटिंग एक टर्म है जिसको इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर रामनाथ ने 1947 में। ये बोलता है आप अपने किसी भी काम को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर करने के बाद हम अपने इस इंफॉर्मेशन को कभी भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ऑनलाइन में आपको 5 GB तक फ्री मेमोरी दी जाती है, जिसपे आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, अपना कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी कोई भी फाइल सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद जब कभी भी आप वो डेटा एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तब ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपनी किसी भी जो आपने डेटा उस पे सेव किया होगा उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग को इसकी जो पहली सर्विस इस्तेमाल में लाई गई है 2006 में, उसका नाम रखा गया था सेल्सफोर्स और गूगल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर अपने पेरेंट्स का मोबाइल देखोगे, आजकल हमारे मोबाइल में एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहां पे आपको ऑनलाइन अपनी फाइल्स को शेयर करते हो आप। तो दैट मीन्स आपकी जो सिस्टम की मेमोरी है वो कितनी भी कम होगी, आपको कभी भी इसमें मेमोरी शॉर्टेज का इश्यू नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में भी क्लाउड कंप्यूटिंग रखी गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है? ये टाइम शेयर करता है, यूजर्स के दौरान ये टाइम करता है शेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे आपने देखा होगा जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल हम अपने इस दौर में यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट से स्काइप कर रहे हैं, वो सब यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। वो सब यूज कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स वो अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, वो अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं ऑनलाइन। इसी तरह आपने देखा होगा आपके पर्सनल कंप्यूटर पे आपका डेटा, आपके फोटोग्राफ्स, आपके सारे डिटेल्स आप एक वेबसाइट पे सेव करते हो। उस वेबसाइट को बोलते हैं हम गूगल ड्राइव या अमेजॉन वेब सर्विसेज, ड्रॉप डाउन बॉक्स या वन ड्राइव। ये सब चीजें हमें मिलती है गूगल से। गूगल पे इन चीजों का नाम रखा गया है जिसमें बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहला बेनिफिट, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव। इस हमें डेटा को शेयर या स्टोर करने में या एक्सेस करने में उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। उसके बाद स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इस पे हम बहुत ज्यादा, बहुत तेज डेटा को स्टोर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन
इसकी सिर्फ एक नीड होनी चाहिए कि हमें इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए अच्छी। तीसरी है ईज ऑफ स्टोरेज, हम बहुत आसानी से ऑनलाइन को डेटा स्टोर कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा, मैंने बोला है, आपके मोबाइल में एक ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव आती है जिस पे लिखा होता है गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव पे कुछ भी डेटा अपना स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने के बाद आप अगर कहीं भी हो, आपके फोन में, आपके मोबाइल में सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद और एक चीज होती है, दैट इज डेटा सिक्योरिटी। आपका डेटा सिक्योर रहता है, आपके डेटा को कोई चोर चुरा नहीं सकता है अगर आपने वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या किया होगा, सेव किया होगा, अगर आपने वो ऑनलाइन सेव करके रखा होगा। उसके बाद रिस्क्स ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ रिस्क्स है जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के दौरान हमें जहन में रखनी होगी। योर सेंसिटिव डेटा माइट बी एट रिस्क फ्रॉम द हैकर्स। आपने देखा होगा, हैकर्स वो लोग हैं जो आपके किसी भी कंपनी के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को या किसी भी स्मार्टफोन को हैक कर सकते हैं। हैक करने के बाद उससे वो अपना डेटा चुरा सकते हैं, उनको हम हैकर्स बोलते हैं। तो वो एक लॉस रहती है। उसके बाद सम पीपल माइट फेस इश्यूज लाइक द डेटा लॉस। आपने कभी कभार क्या किया होगा, आपने ऑनलाइन कोई डेटा स्टोर किया होगा, आपका सिस्टम कभी कभार खुदा ना बचाए क्रैक हुआ होगा। अगर आप अपना पासवर्ड या अपना यूजर आईडी या कोई भी चीज भूल गए हो, तो अगर आपका कोई एसेंशियल डेटा है, कोई खास इंफॉर्मेशन है, कोई खास डेटा है, उसको चांसेस होते हैं लॉस करने के। द यूजर इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द इंटरनेट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो इसमें मैं बोलूंगा रिस्क है कि आपको इंटरनेट का कनेक्शन जब तक नहीं होगा, जो भी डेटा आपने ऑनलाइन स्टोर किया होगा, आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ऑलवेज इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास और एक चीज आती है जिसको बोलते हैं वन ड्राइव। वन ड्राइव, OneDrive was launched by the Microsoft in 2007. It is also known as the SkyDrive. OneDrive is the cloud फाइल स्टोरेज। वन ड्राइव पे, जैसे मैंने आपको बोला था, हमारे स्मार्टफोन्स पे आज के ज़माने में एक गूगल ड्राइव आती है। इसी तरह आप अगर अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 करोगे इंस्टॉल, वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑनलाइन स्टोरेज मिलती है, उसका नाम होता है वन ड्राइव। उसका नाम होता है वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है वहां पे एक फाइल जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट